सिचुएशन रूम में खुशामदीद। नाज़रीन, अभी अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और इसके बाद शायद हमें थोड़ा बहुत अपना मौजू तब्दील भी करना पड़ा। एक तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक इल्ज़ामात का जो था पहले भी वो बात करते हैं वो करते रहे, मगर सबसे अहम बात जो हुई वो फारूक सत्तार साहब ने की और उन्होंने कता ताल्लुक़ का इज़हार किया जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब से। और उन्होंने कहा कि उनसे हमारा अब कुछ लेना देना नहीं, पहली दफ़ा अल्ताफ़ भाई की बजाय उन्हें अल्ताफ़ साहब के नाम से पुकारा। मगर सवाल दो तीन उठते हैं जो उठा रहे हैं हम कि ये जो आज नुक्ता नज़र अपनाया है जो कराची की एमक्यूएम है, क्या बाय डिफॉल्ट उन्होंने मान लिया है कि वो तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त थे जो उन पर लगते रहे, और क्या ये मिलिटेंसी और ये जो आपकी मार धाड़ का सिलसिला था इसे हम कन्फेशन के तौर पर लें। और दूसरी बात ये कि सवाल ये भी उठता है कि क्या आज से कैरेक्टर तब्दील हो गया एमक्यूएम का, या और जो वहां पे इस वक्त मिलिटेंसी थी, क्या ड्रिल मशीनों के जरिए सियासी मुकालमा बंद हो जाएगा, बोरी बंद लाशों के जरिए आपस में सियासी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी या नहीं होगी। और इससे एक सवाल और भी उठता है, क्या इसकी वजह यह तो नहीं है कि वो ताकत नहीं रही आज एमक्यूएम की टॉप लीडरशिप में जिससे वो आज साइडलाइन कर रहे हैं, जो वहां पे दुकानें बंद करवा देते थे, आग लगवा देते थे, सिवाय चंद एक टीवी चैनलों पर हमला उन्होंने करवा लिया, मगर इससे बढ़कर कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट की पॉलिसी है? और दूसरा सवाल हम ये भी उठाएंगे कि क्या जो फारूक सत्तार साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, लेकिन क्या वो हमें बताएंगे कि क्या होता रहा? क्या डिसएसोशिएट करते हैं? क्या वो मानते हैं कि वो मिलिटेंट विंग्स थे, और अगर थे तो आज क्या उनसे डिसएसोशिएट करते हैं, अपने आप को सरकार के हवाले उनको करेंगे या क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में उनको भी जरा खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि खुल के बात करने का वक्त आ गया। सवाल और भी उठते हैं, और सवाल यह है कि जो पार्टीज कोलिशन करती रहीं, जो मुबैना तौर पर वो क्यादत जो अब साबका शायद हुई है या नहीं हुई, मगर ये खुद कह रहे हैं, उनके साथ जो मफाहमत करते रहे, या क्या मफाहमत जो है अवाम के खिलाफ जुर्म करने का एक सिलसिला बन के रह गया था कि एक दूसरे की पर्दापोशी और ये जराइम होते रहे? इस पर हम बात करेंगे। और फिर सवाल ये भी उठाएंगे कि ये रिटायरमेंट तो वो कई दफ़ा कर चुके हैं, क्या चंद दिनों बाद फिर से वो वापस तशरीफ तो नहीं ले आएंगे? ये सारे सवालात हैं जो हम उठाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज जनाब जमात इस्लामी के फरीद पराचा साहब, किया है पाक सरजमीन पार्टी के जनाब वसीम आफ्ताब साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब। मगर मैं फरीद पराजा साहब आपकी तरफ आता हूं। सबसे पहले आपको क्या लगता है, कोई बड़ी क्वालिटेटिव चेंज आ गई है, या एक जो क्राइसिस है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है, और कल से फिर क्योंकि लीडर माइनस करेंगे तो जो थोड़ी बहुत सोशल बेस रह भी गई है वो तो जाती रहेगी एमक्यूएम की? क्या कैसे देखते हैं आप इस आज फारूक सत्तार साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, फरीद पराचा साहब? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही सवालात उठाए हैं, और हकीकत यह है कि क्या ये सारी चीजें एक इस ला ताल्लुकी के लफ्ज के साथ खत्म हो जाती हैं? क्या कोई नया बाब शुरू हो रहा है? क्या वो माजी सबसे कट गए हैं? और क्या ये सवाल भी इसके साथ नहीं उठता कि वो खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ, कि वो जो 12 मई को, वो जो 9 अप्रैल को, वो जो 12 रबीउल अव्वल को, वो जो 10 मुहर्रमुल हराम को, और इसी तरह से वो जो जिंदा इंसान जलाए गए, क्या उनका भी कोई वाली वारस है? क्या रियासत उन लोगों को कि जो कानून को नाफिज करते हुए जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और 200 से ज्यादा अफराद चुन चुन के मारे गए, तो क्या वो भी कोई, या ये सारा एक लफ्ज है कि हम उससे लंदन से ला ताल्लुक हो गए हैं और बस फिर उसके बाद रफ्त गुज़श्त है, सारी चीज़ें ख़त्म है? तो सवालात तो उठते रहेंगे। मसलन अभी जो मेयर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये बात कही कि मैं कायदे मुत्तहिदा की VN के मुताबिक मैं काम करता रहूँगा। तो गोया कि वो VN तो अभी मौजूद है। वो जो VN के जो इसराइल से, अमेरिका से, भारत से आज पाकिस्तान को तबाह करने की नऊज़ुबिल्लाह और खुदा नखास्ता और खाकम बदहन वो मदद मांग रहे हैं, यही VN है जिस VN के लिए आज वो कह रहे हैं कि हम कराची के अंदर उसी VN के मुताबिक काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, यानी हम ये नहीं कहते कि सियासत का दरवाज़ा बंद हो, और ये भी नहीं कहते कि मुत्तहिदा पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। एक मैदान खुला है, हम इससे नहीं डरते। जमात इस्लामी पहले भी मैदान में मुकाबला करती रही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जुर्म और सियासत
इसको अलग अलग किया जाए। ये नहीं है कि अब सियासत की एक पलटी आए और जुर्म सारे का सारा जो है वो खत्म हो जाए। और आइंदा भी इसलिए कि अभी तो कराची के लोगों का एतमाद थोड़ा सा बहाल हुआ था, तो ये जो वाकयात हुए हैं जो अभी मीडिया वगैरह पर, तो ये तो है कि ये सारी चीजें जब तक पिछले केसेस कहीं नहीं पहुंचेंगे तो आइंदा लोगों को इत्मीनान नहीं होगा। आइंदा लोगों को इत्मीनान नहीं होगा। जी फरीद पराजा साहब, आपने बड़े वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ बताया। मैं कमर ज़मान कायरा साहब आपकी तरफ आता हूं। जो बात फरीद पराजा साहब ने कही, जुर्म और सियासत को अलग अलग किया जाए, बड़ा जायज़ मुतालबा है, मगर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल जो हमारे लोग हैं, उनके एक नुमाइंदे के तौर पर आपसे सवाल यह है कि ये जो मफाहमत की सियासत थी, पहले आपकी पार्टी की मुस्लिम लीग नून से मफाहमत हुई, उसकी एक पीछे तारीख है, वो क्या थी, और फिर ये लोग जिनके जराइम आज साबित हो रहे हैं, ये भी आपके साथ बैठे रहे, तो क्या इसमें चश्मपोशी जहां रियासत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने या मिलिट्री डिक्टेटर्स ने इस तरह की जुर्म की पनाहगाहें बनाई, आपने भी वहां कंप्रोमाइज किया, ये तासुर गलत है या सही? जनाब कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। पहली गुजारिश के फारूक सत्तार साहब ने जो कोशिश शुरू की है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वो 4 दिन पहले या 5 दिन पहले तक तो अल्ताफ हुसैन साहब को अपना लीडर कह रहे थे। वो जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी वजाहत कर रहे थे, उस दिन उन्होंने यही कहा कि हम उनके इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। और आज अगर उन्होंने, मैंने नहीं सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आज उन्होंने ये कहा कि हम अल्ताफ हुसैन साहब से लाताल्लुकी कर रहे हैं, तो देखने वाली बात यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में फारूक सत्तार साहब और उनके साथी जो पॉलिटिकल विंग है, क्योंकि उनका राबता, उनकी कोशिश, उनका इहाता जो था वो पॉलिटिकल विंग तक तो है, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग यानी यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, जो एमक्यूएम के केडर्स के सही नुमाइंदे हैं, उनमें से काफी लोग पकड़े भी गए हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ अभी, लेकिन उनका अभी तक प्रेजेंस वहां मौजूद है। क्या वो उनको काबू कर सकते हैं, या वो महाजरों को, या जो उर्दू स्पीकिंग हमारे बहन भाई हैं जो हमेशा इस बात के दाई रहे और हक बजाने पर रहे कि उनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान की स्ट्रगल में कुर्बानियां दी थी, शहादतें दी थी, अपने घर बार छोड़े थे, महाजर हुए थे, और वो आज अल्ताफ हुसैन साहब उनकी स्ट्रगल को, उनकी कोशिश को, उनके आबा की सारी स्ट्रगल को गालियां दे रहे हैं, तो वो क्या उस सारे से डिसएसोसिएट कर रहे हैं? जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, क्या उससे अलर्जी होती है? कि तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये कोई स्विच नहीं होता कि आप अचानक उसको ऑफ कर दें। मेरा ख्याल है एग्जिट का भी एक तरीका होता है। हाँ, अगर आप ये कहें कि फारूक सत्तार साहब पहले सारे अपने गुनाह, अपने साथियों के गुनाह और फलां के गुनाह पहले वो क्लियर करो और फिर आओ, तो शायद ये आसान ना हो। हाँ, अगर जब उस जमात को, हाँ ये बात भी दुरुस्त है कि अगर जमातों को एक्सटर्नली तोड़ा जाए तो टूटती नहीं है। अगर हमने जमात को सबक सिखाने के लिए अल्ताफ हुसैन साहब का जो तशद्दुद वाला विंग है, यानी तशद्दुद की सियासत को इससे बाहर करना है, तो हमें फारूक सत्तार साहब जैसे लोगों को एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि फारूक सत्तार साहब में शायद वो डिलीवरी की कैपेसिटी ना हो, इसलिए कि इनका पॉलिटिकल विंग बहुत कमजोर है, ताकतवर नहीं है, और अल्ताफ हुसैन साहब अभी भी स्ट्राइक करने की पोजीशन में हैं। अल्लाह करे वो स्ट्राइक करने की पोजीशन जिस तरह रेंजर्स ने तोड़ी है, पुलिस ने तोड़ी है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तोड़ी है, और ज्यादा वो जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी उनकी है या जो उनका दहशतगर्दी की कैपेसिटी है वो खत्म कर दी जाए, तोड़ दी जाए, तो उससे हालात और बेहतर जाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए। बट एक बात जरूर ध्यान में रखिए, आपने मुझे कहा कि हमने मफाहमत की सियासत की और हमने उनके साथ समझौते किए। पाकिस्तान की तारीख में एमक्यूएम को बनाया जियाउल हक ने, वो फौज के सरबराह थे। एमक्यूएम को खत्म होने के बाद दोबारा री इमर्ज कराया जनरल परवेज मुशर्रफ ने। उससे पहले जनरल असलम बेग साहब ने उनके खिलाफ ऑपरेशन रुकवाए। ये सिर्फ सियासी मियां नवाज शरीफ साहब ने उनसे समझौता रखा। ठीक, आपको पॉलिटिकल समझौते करने पड़ते हैं काजी साहब। आइडियोलॉजिकली मैं भी आपकी पिच वाला बंदा हूं, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर आपको खड़े होकर कुछ बातें करनी पड़ती है, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और पीपल्स पार्टी ने उस एडजस्टमेंट में मुल्क का फायदा किया और अपना नुकसान किया है। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा, मगर मैं ये बात दोबारा जब आपकी तरफ आऊंगा
कायरा साहब, तो मैं ये भी बात करूंगा, ब्रेक लेनी है। वसीम आफ्ताब साहब, आपकी तरफ आता हूं। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ के, जो कायरा साहब ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक बात ये कि अगर आज भी मिलिटेंट्स जो हैं, मिलिटेंट विंग का कंट्रोल अगर लंदन में है, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप अंदर से बाहर आए हैं, आप क्या मदद कर सकते हैं, या फारूक सत्तार साहब उन लोगों को सामने ला सकते हैं ताकि उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, वो लिंक तोड़ दिया जाए जो वहां से लंदन से आने वाले कत्ल के ऑर्डर्स को कैरी आउट करता है। क्या यह खत्म हो पाएगा या नहीं? बेसहम है। इसका ताल्लुक हमारे मुल्क और कराची में बसने वाले लोगों की जिंदगियों से है। वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। वसीम आफ्ताब साहब, जो कायरा साहब ने एक बात कही है, और आप तो खैर चूंकि अंदर से टूट के बाहर आए हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वो फाइलें देख रखी हैं जो राह से लिंक के ज़िमन में हैं, तो वो जो एक तंजीमी स्ट्रक्चर है, वो जो लोग हैं, और असल ताकत तो वो है। और ये भी कहा इन्होंने, और मैं इत्तफाक करता हूं कायरा साहब से, कि पॉलिटिकल विंग भी इनका इतना मजबूत नहीं है जितना वो मिलिटेंट विंग है। इसके बारे में आवाम को एतमाद में लेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुल के बताएंगे ये क्या स्ट्रक्चर है, इसे कैसे डिसमेंटल करें और लोगों को एक्सपोज करें। वसीम आफ्ताब साहब जी, बहुत शुक्रिया कारी साहब। देखें, इस सारी सूरत हाल में जो भी है, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू उसका एक पॉलिटिकल पहलू है, जिस पर आप कई दफ़ा गुफ्तगू करेंगे और करते रहेंगे और करनी चाहिए। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो 22 अगस्त की वो तकरीर है जिसमें अल्ताफ़ हुसैन ने इस मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगाए। उस क्राइम सीन पर फारूक सत्तार साहब बमै उनके हमनवा बैठे हुए सर हिला रहे हैं, और इससे पहले भी कई ऐसी तकारीर हैं जो रिकॉर्ड पर हैं, जो मीडिया के पास हैं, जिसके अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब जिन ख्यालात और जज्बात का इज़हार कर रहे थे, वहाँ फारूक सत्तार साहब हाँ में हाँ मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 22 अगस्त को एक ऐसा सीन, ऐसा क्राइम कमिट हुआ है जो पाकिस्तान की नज़रियाती और उसकी जोग्राफियाई असास से रिलेटेड करता है। ये 2 सियासी या 3 सियासी जमातों के दरमियान का झगड़ा नहीं है। और अगर इस बुनियाद पर हमारा आइन और कानून कि एक आदमी इस्तेहकाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो और दूसरे दिन वो बोले कि मैं उससे ला ताल्लुक़ का ऐलान करता हूँ, उसमें अगर कोई आइन में और कानून में कोई गुंजाइश है, तो ये फैसला आइन में और कानून के जो उसकी तशरीह करने वाले हैं, जो उस पर अमल दरामद करने वाले हैं, ये उनका काम होगा। ठीक है, मैं और आप इस बुनियाद पर फारूक सत्तार को माफ़ नहीं कर सकते, एक बात। ठीक है। दूसरी बात देखें, यह है कि फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम की क़यादत हासिल करने के लिए हो सकता है उनकी दिली ख्वाहिश हो, बड़े बेचैन रहते थे वो हमारे दौर में भी, लेकिन ये अटैम्प्ट पहला अटैम्प्ट नहीं है। 92 में एज इट इज रिहर्सल हुई है, जो अभी रिप्लिकेट हो रही है इस वक्त फारूक सत्तार साहब कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो बात आपसे पूछी, वसीम भाई आपसे ही सवाल, मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसी तरफ आ रहा हूं। ये मिलिटेंट विंग क्या है, ये कौन लोग थे, आप अंदर के लोग हैं, हमें बता सकते हैं। आप बताते हैं कि इसी वजह से आप टूट के बाहर आए, जुर्म से बेजार होकर बाहर आए, तो हमारी मदद करें इस सिलसिले में। जी जी, मैं किबला उसी तरफ आ रहा हूँ। मुझे अगर थोड़ी सा अगर प्लीज तो बड़ी मेहरबानी। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैं एंड पे उसी वक्त आ गया था कि 92 में जब ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त भी इसी तरह की ला ताल्लुकी का ग्रुप बना था, जो मुख्तलिफ औकात में होते हुए कुछ दिनों बाद एंड यही हुआ था कि ये सब वहाँ पर चले वापस। फारूक सत्तार ने माफ़ी तलाफ़ी की थी, और एमक्यूएम के सरबराह ने उस वक्त पार्टी से, इस दफ़ा तो उन्होंने ये बयान भी नहीं दिया कि मैं रिटायरमेंट पे जा रहा हूं, मैं पार्टी से अलहदा आ रहा हूं। ये तो फारूक सत्तार ने खुद से सुमोटो एक्शन ले लिया। वसीम भाई, ये बात मैं थोड़ा सा अगर मुझे अर्ज कर लें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम ये चाह रहे हैं, हमें ये बताएं ये विंग किस किस्म के हैं, किस नौ के बने हुए हैं। आपने हमें बताया है कि ये जुर्म करते हैं, ये तो बातें सारी वाज़ेह हैं जो आप कह रहे हैं, हम सारे इत्तफाक करते हैं आपसे। वसीम भाई जी, मैं वही उसी पर आ रहा हूं। अगर मुझे थोड़ा सा अगर मौका, मैं ये चाह रहा था क्योंकि वक्त बड़ा कम है, तो मैं चाह रहा था कि आप हमें ये अगर बताएं, ये बातें बिल्कुल ठीक है। जो कायरा साहब ने मैं कायरा साहब ने जो बात की है ना, मैं वो उसी को टीप का बंद समझता हूं कि देखें, फारूक सत्तार साहब आपके लिए, इस मुल्क के लिए एक बड़े नामवर आदमी हैं, बड़े बासलाहियत आदमी हैं, लेकिन ये एमक्यूएम के वो दांत हैं जिसको कहा जाए हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और।
ये आप इस मीडिया के लिए तो बड़ी खबर होगी, ये बड़ा जबरदस्त बोलते हैं, बट एमक्यूएम में वो बहुत एक आम से आदमी थे, वो ये इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते हैं। वो कल अल्ताफ हुसैन साहब से माफी मांग के दोबारा एमक्यूएम में खड़े होंगे। हम खाने वाले दांतों के बारे में तो पूछना चाह रहे हैं, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन असल जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, बुनियादी क्वेश्चन है वो ये है कि क्या अगर वो ताकत उनके पास रहती है तो फिर कल फिर वापस आ सकते हैं। मगर बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, पराचा साहब आपकी तरफ आता हूं। वसीम भाई से ने जो बात की वो तो सामने है, मगर ये बात मैं इसी पे इसलिए रुका हुआ हूं कि ये क्या वो ताकत जो है, वो ताकत तो हमने देखा किसी हद तक टूट गई और वो दुकानें बंद नहीं हो सकी और कोई बड़ा अनरेस्ट नहीं करवा सके। लेकिन कल वाकया हुआ एक, फिर वो भी इल्जाम जिस पे लगा रहे हैं आपके सामने वाडा साहब पे, तो ये ताकत अगर उनके पास रहेगी तो बदअमनी तो रहेगी। फरीद पराचा साहब, ये बिल्कुल सही बात है और ये कराची के लोगों को ये तजर्बा हो चुका है। कई मर्तबा इसी तरह से हुआ कि वक्ती तौर पर यूं महसूस हुआ कि जैसे अमन हो गया है, लेकिन फिर इसके बाद फिर दोबारा वही लहर आई, वही बोरी बंद लाशें, वही भत्थाखोरी, वही बल्कि ज्यादा इंतकामी जज्बे के साथ है। और लोगों को कहा गया कि क्या कर लिया है हमारा, और उससे फिर वो लोगों का एतमाद खत्म हो गया। ये वोट भी जो बार बार चलता है जिसको मैंडेट कहा जाता है, ये भी इसी खौफ का है कि लोगों को पता है कि फिर जिस तरह से भी है ये ताकत के जरिए से इन्हीं के साथ रहना है और इन्हीं गोलियों का निशाना बनना है। इसलिए अब हम ये समझते हैं कि इस सारे मामले को अगर कहीं से शुरू कर दिया जाए कि वो मिलिटेंट जो झंडे उठाते हुए गोलियां चलाते, मेरे ख्याल में हमारी राब्ता मुनक़ता हुआ था साहब से, हम वापस आएंगे तो फिर इसी यहीं से उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मगर कायर साहब, मैं चाहता हूं गुज़श्ता से पैवस्ता में एक सवाल और आपसे जोड़ दूं। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि वाकई बहुत बड़ा नुकसान पीपल्स पार्टी ने लीडरों की सूरत में उठाया, इसके वर्करों की बेशुमार कुर्बानियां हमारे सामने है। मगर सवाल यह है कि जिस जुर्म की सियासत के खिलाफ हम वोट लेके आते हैं तो फिर उस जुर्म के साथ हमारी मफाहमत में अवाम भी बर्बाद होकर रह जाते हैं, पार्टी भी बर्बाद होकर रह जाती है, मुमकिन है कुछ इंडिविजुअल्स को फायदा हो जाता हो। जनाब कायरा साहब। कारी साहब, मैंने पहले भी गुजारिश की कि अगर हम गौर करें तो 1970 से लेके ऑनवर्ड और खास तौर पे 77 से ऑनवर्ड अगर आप गौर करेंगे तो आपको कराची की, सिंध की और एक जो सियासत है एमक्यूएम की, इमरजेंस की, उसमें जितनी हुकूमतें आज तक आई हैं वो खाली एक जमात या एक सियासी लोगों का कसूर नहीं गिना जाएगा। उसमें वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी हैं और जब सिविलियन गवर्नमेंट थी तब भी जो एजेंसियों के रोल थे वो आपको सामने रख के बात करनी होगी, फिर आपके सामने ज्यादा बेहतर सीन आ पाएगा। ये एक माजी है, इस तल्ख माजी है, इसके साथ हमें जिंदा रहना है। लेकिन आइए जरा आगे बढ़ के बात करते हैं। अर्ज यह है कि फारूक सत्तार साहब का तो मैं जाती तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे एमक्यूएम के दोस्त, मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि जब हमारे साथ इंडिविजुअली बैठते थे, गप लगती है, तो वो बहुत तंग थे बहुत सारे इश्यूज से। वो उसका हिस्सा थे, उनके वोट लेते थे, वो उनका हुक्म मानते थे, लेकिन वो इंफरादी तौर पर जब बैठते थे तो यकीनन उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे, बड़े इत्मीनान में, लेकिन उनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। तारीख में ताल्लुक तोड़ने के लिए आपको जवाब चाहिए होते हैं। लोग भी शायद कराची के एमक्यूएम के वर्कर्स भी जो हैं वो भी काफी हद तक तंग थे इससे, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब की जो इस वक्त कैफियत है शायद तारीख में इससे पहले इस तरह नहीं थी। उनकी जिस्मानी और जुस्मानी हालत है और अब लोग उनके समल से तंग हैं, तो अगर उनके लोगों को हम स्पेस देते हैं तो ये लोग, इनको ये मौका मिले कि इस तरीके से वो डिस्कनेक्ट कर सके, तो ये कोई फ्यूटाइल एफर्ट नहीं होगी, कोशिश कामयाब हो सकती है। रही बात जुर्म वाली, तो जो जुर्म वाला सीन है वहां पे जिन लोगों के ऊपर कत्ल के इल्जामात हैं, बाकी चीजें हैं, तशद्दुद के इल्जामात है, वो अपना आईनी और कानूनी रास्ता अडॉप्ट होगा, वो नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, वो तो रास्ता चलेगा, लेकिन कई साहब एक आखिरी बात, वो रास्ता अडॉप्ट होगा, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि फारूक सत्तार साहब या कोई आपको टीवी पे आके उस सारे नेटवर्क की तफसील नहीं दे सकेगा। वो बहुत सारी तफसीली नेटवर्क अभी हमारी तंजीमों ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, सरकार के इदारे जो हैं, रेंजर्स है, फौज है, ISI है, IB है, पुलिस है, बाकी इदारे हैं, उन्होंने उसको काफी नेटवर्क को तोड़ा है। लेकिन एक बहुत अहम बात जो है वो ये है कि इस प्रोसेस को एक जगह तक पहुंचाने के बाद छोड़ नहीं देना। कराची को अब मुसलसल अंडर वॉच रखना है काफी अरसे के लिए कि री इमरजेंस की जो कैफियत होती है
कुछ जो जराइम के सेल्स होते हैं वो सो जाते हैं, लेकिन फिर वो वक्त के साथ साथ जब तक कानून का हाथ कमजोर होता है, जैसा हमारे यहाँ होता रहा, तो वो दोबारा इमर्ज हो जाते हैं। ये देखना बहुत जरूरी होगा हमारे इदारों को भी, हमारी सियासी जमातों को भी, और हमारी आज की और आने वाली हुकूमतों को भी, कि हम इसके ऊपर फोकस रखें। यही सूरत हाल हमें दहशतगर्दी के खिलाफ भी करनी होगी, हमें तालिबान की सूरत में भी करनी होगी, हमें इंतहाब पसंदी की सूरत में भी करनी होगी, और यही सूरत हमें कराची में भी करनी होगी, ताकि ये दोबारा जो इमरजेंस हो जाती है, ये री इमरजेंस हो जाती है, ये ना हो पाए। इसके ऊपर मुसलसल सख्त हाथ रखना होगा। लेकिन स्पेसेस दी जाती जी, है, ठीक है। लोगों को तल्लुक तोड़ने की वजह मिल जाती है, तो उस वजह को इस्तेमाल किया जाता है। जी कायरा साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, और जो बात यह है कि जो सवाल वसीम भाई से भी पूछते हैं, वापस आता हूं, फरीद पराजा साहब से भी बात मुकम्मल नहीं हो सकी, मगर बात ये करेंगे कि क्या नई लीडरशिप को वो नेटवर्क्स मिल जाएंगे, लीडर बदलेगा या वो नेटवर्क टूटेंगे? ये बात अहम है, इसी बात पे बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वसीम साहब, मैंने पहले भी ये बात की, और आपने इफेक्टिवली अगर आप एक पैरेलल मुतबादी ताकत के तौर पर जो हमारे जो दोस्त हैं एमक्यूएम के, अगर आप उभरना चाहते हैं तो हम आपको बड़ा खुल के सामने आना पड़ेगा। एक सवाल और भी उठेगा कि आपके जो मेन लीडर हैं ये भी तो अंदर थे, इन्हें कब इतला हुई उन जराइम की, नंबर एक। और फिर उधर हम देखते हैं MI5 और 6 भी भंग पी के बैठी है, स्कॉटलैंड यार्ड भी कुछ नहीं बताती, लगता है वो भी कवर अप कर रहे हैं। आपकी गुफ्तगू से भी हमें लगता है कुछ ज्यादा आप बताना हमें मुनासिब नहीं समझते कि ये गोली और साथ चिट कौन भेजता है, क्या सेक्टर है, क्या स्ट्रक्चर है। जनाब वसीम आफ्ताब साहब। देखिए कहीं साहब, स्कॉटलैंड यार्ड से अगर आप तवक्को रख रहे हैं कि वो आपके मुल्क के दुश्मन को कोई सजा देगा तो वो क्यों देगा, और आपको ऐसा समझना, तो फिर ये तो आपकी अकल के ऊपर भी सवाल क्वेश्चन उठता है कि आप अपने दुश्मन को अपना दोस्त और अपना हमनवा समझ रहे हैं। हम आपको अपना दोस्त कैसे समझे, आप नहीं बता रहे। आप जुर्म के अंदर थे। मैं सवाल दोबारा कर देता हूँ। आपके लीडर जो बुनियादी मेंबर थे, और वो जो तमाम गुफ्तगू थी उसके विटनेस हुआ करते थे पहले दिन से, हाउ कम ही हैज नॉट, वो पार्टी नहीं रहे इस जुर्म की? जनाब वसीम साहब। काई साहब, मेरे ख्याल में अगर आप मुस्तफा कमाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर के बाद तारिक मीर साहब ने स्कॉटलैंड यार्ड में ये जाके एडमिट किया, बयान हल्फी दिया कि मुझसे ये जुर्म का ये मैं मुर्तकिब हुआ हूँ। इसमें MQM के अल्ताफ हुसैन, डॉक्टर इमरान फारूक, नदीम नुसरत, एम अनवर और मैं शामिल हूँ। इसके अलावा पार्टी में किसी को पता नहीं था। अब अगर इसके बाद कोई बात छुपी हुई थी, हमने ये बात आके आपको बता दी कि ये एक सच है, आपने हमसे कहा कि आप मजीद सच ला के देखें, गो के ये काम अब रियासत का काम बनता था कि वो सच निकाले, क्योंकि वैसे तो एक आम आदमी के मेरे पास वो वसाइल नहीं है, चले उसको छोड़ दीजिए, आपने बोला भाई नहीं। अल्ताफ हुसैन साहब ने इस बात को अब खुद अपने मुंह से कह दिया, और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, फिर अमेरिका में खिताब किया, फिर ये किया। लेकिन मैं समझता हूं कि इन सारी सूरत हाल के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं। देखें, कराची तोरा बोरा नहीं है कि आप एयर स्ट्राइक करें और उसके बाद बोले कि हाँ भाई सब खत्म हो गए ना। ये बलूचिस्तान की संगलाक चट्टाने के उसमें लोग चढ़े हुए और आप बोले भी मार दो। भाई आप इस शहर के लोगों ने पाकिस्तान के साथ अपना रिजॉल्व शो किया है। 3-4 इलेक्शन हुए इस बीच में, बाई इलेक्शन में 6% वोट आ गया। MQM की सबसे बड़ा टूल स्ट्राइक थी, वो नाकाम कर दी। जश्न आज़ादी पर कराची ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाकर आपको बता दिया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन इस शहर के कुछ मसाइल हैं उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये ना हो कि एक सिपाही जो है इस शहर के लोगों की बेइज्जती कर रहा है, और जो आप जिस खदशात का इजहार कर रहे हैं कि दोबारा से आप MQM को मजबूत करेंगे। MQM इस बुनियाद पर मजबूत होती है कि जब आप समझदारी का काम दरअसल नासमझी से कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि हर ताकतवर आदमी यह समझता है कि अल्लाह ताला ने अकल के सारे तालों की चाबी उसके हाथ में दे दी है और बाकी 20 करोड़ लोग सारे बेवकूफ हैं। लिहाजा मैं फिर अपील करूंगा कि कराची ने अपना रिजॉल्व पाकिस्तान के साथ शो कर दिया है। अब आप जज्बाती ना हो कि भाई सबको MQM से टैग करके सबके जूते लगाएं, नहीं, MQM के से हटा के देखें उनको। ये बानियाने पाकिस्तान, हम तो इसलिए कह रहे हैं वसीम आफ्ताब साहब, हम तो इसलिए कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं ना भयानक तीरगी में आगे फिर कहीं हमें बड़े जूते पड़े हैं, हमारे गोडों में लोगों ने बड़े सुराख किए हैं। हमें डर है कि क्या ये चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है,
क्या ये जुर्म का स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा, सिर्फ उसका हेड तब्दील हो रहा है? इसलिए ये हमने बड़ा कराची के अवाम ने सफर किया है। दीज आर लेजिटिमेट क्वेश्चन, मगर आपने बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया है। जनाब फरीद पराचा साहब, सवाल यही है जो बुनियाद रख दी थी आज हमारे शो की जनाब कायरा साहब ने भी, कि क्या वो जुर्म की मैशत खत्म होगी या उस मैशत के बेनिफिशरीज बदल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जनाब पुराने साहब चले गए हैं तो नया वली याद आ जाए। ये अवाम इस तरह से देख रहे हैं, जरा खौफ में है, क्योंकि आपने जो दुनिया हम पे मुसल्लत की थी वो बड़ी खौफनाक रही है। वेलकम बैक जनाब कायरा साहब। अब ये सवाल जो आ रहा है बार बार सामने कि कहीं चेंज ऑफ गार्ड हो रही है और ये जुर्म की क्या जो एक लंका है ये खत्म होगी या इसके ऊपर कोई और आके बैठ जाएगा। और फिर इसलिए भी शकूक व शुबात होते हैं कि जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं, कल बड़े अमन अमान से अंदर बैठ के अल्ताफ हुसैन साहब को अपना पीर और मुर्शिद बता रहे थे, आज कहते हैं वो बड़े गलत आदमी है। तो ये हम कैसे एतबार कर लें? एक बात, और जो इन्होंने बात की कि असल मामला तो डिलीवरी का है, सारे पावर में रहे, आज 66% कचरा वहां पे डंप होता है। पता चला जी बड़ा लोकल बॉडीज ने काम किया था, 4 कतरे गिरते हैं, लोग डूब जाते हैं, धूप निकलती है, लाशें रखने की जगह नहीं है। तो फिर ये क्या सिलसिला होता रहा? ये बदल पाएगा या ये जुर्म और ये सरमायादारी और इस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है? कैसे देखते हैं कायरा साहब? काजी साहब, मैं आपके दूसरे सवाल के जो दूसरा हिस्सा है, ये दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। जी। कराची के मसाइल हैं, हैदराबाद के मसाइल हैं, टंडोअलाईआर के मसाइल हैं, लाला मूसा के मसाइल हैं, रावलपिंडी के मसाइल हैं, पिशावर के मसाइल हैं, मरदान के मसाइल हैं, कश्मीर के मसाइल हैं। पाकिस्तान भर में गुर्बत है, गंदगी है, खराबी है, बेरोजगारी है, ये एक अजाब है। इसको जुर्म की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। हाँ, किस गवर्नमेंट ने कितना डिलीवर किया? पाकिस्तान एक अकेला मुल्क नहीं है, दुनिया में बहुत सारे मुल्क दुनिया के नक्शे पे हैं, और ये दुनिया में मैं और आप इस फलसफे के हैं कि ये निजाम की पैदावार है। ये गुर्बत और अमारत जो है ये हमारे अपने कर्मों जर्मों की सजाएं हैं, और ये इस निजाम ने पैदा की हुई है जो सरमायादारी है, जो बल्कि क्रूड फॉर्म ऑफ सरमायादारी है। लेकिन दूसरी तरफ आइए, और इसको लिंक नहीं किया जा सकता कि वहां गंदगी नहीं तो इसलिए जुर्म हो गया है, वहां नौकरी नहीं तो वहां जुर्म हो गया है, बेरोजगारी, हालांकि वहां सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। इसलिए पाकिस्तान भर से लोग कराची जाके रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं। यहां से, पंजाब से, केपीके से, बलोचिस्तान से लोग इसीलिए जाते हैं ना, कश्मीर से, कि वहां रोजगार मिलता है। तो ये कहना कि वहां रोजगार नहीं है, ये मुनासिब बात नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं कर फरमाई। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हो रहा है, इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, रियासती इदारे हैं, वो कोशिश में है कि एक पॉलिटिकल विंग जो है वो पॉलिटिकल काम करे और तशद्दुद की सियासत को अलग करके उसको सॉर्ट आउट भी किया जाए और सेग्रीगेट भी किया जाए। इन्हें सॉर्टिंग भी और सेग्रीगेशन भी बहुत जरूरी है। एक तरीका तो यह है कि यह किया जाए, दूसरा तरीका यह है कि मास लेवल के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए और एमकेएम के हर जिम्मेदार को, हर बंदे को पकड़ के, फिर तो आपको हर घर में कराची के जो एमकेएम के दोस्त है, एक बात ध्यान में रखिए, हम जितना मर्जी इनको बुरा कहते रहे अल्ताफ हुसैन साहब को, बहुत सारे लोग एमकेएम के सपोर्टर्स मजबूरी के तहत थे, लेकिन बहुत सारे उनके वेल विशर भी थे और आज भी हैं, और आज उनके साथ उनका दिल धड़कता है। अगर वो अपने रास्ते अलग करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ अल्ताफ हुसैन साहब का जो नया उनका ज़हनी इख्तरा आई है, तो उनको मौका फराहम करना चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि आप आधे कराची में ऑपरेशन कर लें? उसके भी को आप देखें ना रिपरकशंस क्या होंगे। देखना यह है कि आप पॉलिटिकल साइड को काम करने दें, तशद्दुद वाले लोगों को सॉर्ट आउट करें, सेग्रीगेट करें, उनको अपने इंजाम को पहुंचाएं। लेकिन जो हमारे रियासती इदारे हैं, जो हमारे रियासती हुक्मरान होंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी कहा कि आप इसके ऊपर सख्त चेक रखेंगे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गार्ड में दोबारा वही काम होने लगा है। ये आसानी से छूटने वाला नहीं काम, ये छुटती नहीं है मुंह को ये काफर लगी हुई, इसलिए कि ये आसानी से बनने वाली दौलत और ये आसानी से आने वाला इक़्तिदार जो तशद्दुद के जरिए है, इससे पहलू तही और से एक तरफ होना ये खासा मुश्किल काम है, खासा मुश्किल काम। और एमक्यूएम के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, खास तौर पे फारूक सत्तार साहब का जो ग्रुप बन रहा है उनके लिए तो खासा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी इसी को कोशिश के, इसी को चांस देना है कि जो पॉलिटिकल साइड पर लोग इकट्ठे होकर अलग हो जाते हैं उनको पॉलिटिक्स करने दें। अगर एमक्यूएम रियल पॉलिटिक्स करती है तो तशद्दुद को तरक करती है तो करने दीजिए।
हाँ, जो लोग तशद्दुद पे अभी भी बिलीव करेंगे, हमें सबको मिलकर उनको भी सपोर्ट करना है और तशद्दुद वालों को भी रोकना है। ये एक रास्ता हो सकता है। इसके अलावा जितनी बातें हम करते रहे, फिर हम लड़ाई की बात करेंगे। शायद लड़ाई कोई आसान रास्ता नहीं है, उसके और बहुत सारे पहलू हैं। फर्ज करें अगर कोई बड़ा ऑपरेशन, को बड़ी लड़ाई गली गली में छिड़ जाती है, तो उसके रिपरकशन क्या होंगे, उसको भी सोच के बात करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा आफ्ताब साहब, वसीम आफ्ताब साहब, आप समझते हैं कि ये जो विंग बन रहा है और कायरा साहब कह रहे हैं कि इन्हें मौका देना चाहिए, आपकी पार्टी का क्या मौकफ है इस ज़मन में? आफ्ताब साहब देखें, कारी साहब, गुर्बत की बुनियाद पर, किसी फ़र्ज से इख्तलाफ की बुनियाद पर बेशक अपने वतन से दुश्मनी नहीं हो सकती। इख्तलाफात, गुर्बत, मसाइल, शिकवे, शिकायतें पूरे पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन इस बुनियाद पर मुल्क से और मुल्क की सलामती से सौदा नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर बात है और इससे सबको इत्तेफाक होगा। देखें, बदकिस्मती से ये अब मेरा इशारा किसी एक आदमी की तरफ नहीं है, ना किसी ख़ास हुक्मरान जमात को या अपोजिशन। बात दरअसल ये है कि यह मुल्क इंतहाई परेशानी के आलम में, क्राइसिस में है पिछले कई दहाइयों से। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में बदकिस्मती ये रही कि हमने अपना कोई नेशनल नैरेटिव बिल्ड ही नहीं किया। क्योंकि इस वजह से ये जो भी मसाइल हो रहे हैं, हर आदमी ये समझता है कि वो मसाइल सिर्फ उसके हैं, बाकी सब सुकून में हैं। हम हर वक्त ये होता है कि हम फायर फाइटिंग में लगते हैं और हमारा नेशनल एजेंडा कहीं बहुत पीछे रह जाता है। हमारे यहाँ की कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, उसके मसाइल होंगे, उसको हल करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक समझदार क़यादत की ज़रूरत होती है, जो ये देखे कि इस मुल्क को लेकर किस तरफ जाना है, उसका माशरा तैयार किन बुनियादों पर हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि मैं कराची में नेशनलिज्म की बात करूं, लेकिन कराची से बाहर जाते ही वो नेशनलिज्म बिल्कुल दूसरा हो जाए, या पंजाब में आदमी नेशनलिज्म की बात कर रहा हो और यहां पर आके बिल्कुल दूसरी बात कर रहा हो। इन मुख्तलिफ जहनों के साथ चलते हुए कौमें तैयार नहीं होती। कौमों को तैयार करने के लिए मैंने आपसे सवाल करने लगा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्या नैरेटिव। अभी कायरा साहब ने कहा कि इस करोड़ सरमायादारी में तो कुछ नहीं हो सकता। एक बड़ी सादा सी बात है, आपकी ठीक बात है, वहां बड़ा रोजगार है, लेकिन वो जो जिल्लत भी वहां मौजूद है, इस पर भी बात कर लेंगे। मगर सवाल मेरा आपसे ये है कि हुजूर, इस मैशत के जो बेनिफिशरीज हैं वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। कितने मजदूर दुबई में जाके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्लिफ्टन में कितने लोगों की प्रॉपर्टियां हैं। तो बात यह है कि क्या कमर तोड़ेंगे आप इस क्रूड सरमायादारी की? अगर नहीं तोड़ेंगे तो फिर आप उनका हिस्सा बन जाएंगे। जनाब आफ्ताब साहब, क्विकली बताइएगा। जब तक जमहूरियत के नाम पर हम इस आईने पाकिस्तान को और कानून पाकिस्तान को पाकिस्तान की अमलदारी के लिए नहीं बल्कि अपने मफादात की अमलदारी के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, इस मुल्क की सूरत हाल इससे बदतर तो हो सकती है, बेहतरी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से हर दौर में यह रहा है कि हमारे मुल्क का आइन इस मुल्क के आम आदमी को सर्व नहीं करता। मैं चाहता हूं कि एक कमेंट साहब आप दोस्तों का आ जाए। पराचा साहब जो बात कायरा साहब ने की, हम खुल के क्यों नहीं बात करते? आपकी आज ये जो जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, ये जो करोड़ों रुपए का शाम को भत्ता इकट्ठा होता है, ये अजाब है कराची का। इस मैशत की कमर अगर नहीं टूटती और अवाम के जो वसाइल हैं उनका रुख उनकी तरफ नहीं होता बल्कि दुबई की और लंदन की तरफ रहता है, जो मर्जी आता जाता रहे, हम भी प्रोग्राम फरमाते रहेंगे। जनाब पराचा साहब। ये बिल्कुल ये सही है कि ये जो इस वक्त करप्शन फ्री पाकिस्तान तहरीक हमने उठाई है, हम तो यही बात कह रहे हैं कि वो कहीं भी लूटी हुई दौलत है, वो पाकिस्तान से बाहर किसी भी तरह मुंतकिल हुई है, वो अवाम की दौलत है। हमें तो कर्जों में जकड़ दिया है इन जालिमों ने, इन सरमायादारों और जागीरदारों ने, जो हर पार्टी में मौजूद है, बड़ी पार्टी में। कायरा साहब को भी पता है कि कहां कौन कौन से लोग मौजूद है। अब यह कि एक वक्त आ गया है, और मैं ये समझता हूं कि आ गया है, इसी की वजह से तो हम दहशतगर्दी का शिकार है, इसी की वजह से तो कराची का अमन तबाह बर्बाद हुआ है। इसलिए आज उस सरमायादारी और जागीरदारी और वडेरा शाही पर एक कारी जरब लगाने की जरूरत है। ये पानामा पेपर्स लीक्स को यूं ही न जाने दिया जाए, और ये जो करप्शनों के मामलात है, इसको बस ये है कि मिट्टी पाव वाले मामले में ना हो, इसी तरह कराची के मामले में जो दहशतगर्दी है। ठीक है कायरा साहब, मुझे चूंकि प्रोग्राम खत्म करना है और मैं चाहता हूं कायरा साहब इनका जवाब जरूर दे दें कि ये जो काली मैशत का और धन पर काबिज लोग हैं, इनकी अगर हम कमर नहीं तोड़ेंगे और वैसे जमहूरियत का विरोध करते रहेंगे जिस तरह ये पराचा साहब कह रहे हैं, मगर इस काम के लिए तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हर पार्टी के ऊपर सरमायादार बैठे हैं। जनाब कायरा साहब।
काजी साहब, दो बातें क्विकली कह दूं। एक बात तो यह है कि पाकिस्तान की तारीख में MKM अगर तशद्दुद करती रही, वहां पे अलकायदा खेल खेलती रही, वहां पे बाकी कोई लियारी गैंग रहा, फला फला जो भत्ते लेता रहा, हमारी हर गवर्नमेंट को, हर दौर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को उसकी खबर होती थी। यह कोई कहे कि मुझे पता नहीं होता था, ये किसी दौर में भी मुनासिब नहीं होगा। ये एक बड़ा खुला सच है जो मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानते हैं। और ये उसके हालात के तहत उसका जबर था कि आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाए, ये और बात है। मेरी और फिलॉसफी हो सकती है, यू मे डिफर विद मी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के मसाइल का बहुत बड़ा हाल दहशतगर्दी और इंतहापसंदी की बुनियादी जो है वो तो हमारी मनफी मुलायत है। उसका तो ताल्लुक हमारी माजी के साथ, उसका ताल्लुक दहशतगर्दी के साथ या ये जो करप्शन की दौलत है इससे भी है, लेकिन ये तो इससे डायरेक्टली ताल्लुक उसका नहीं है, बल्कि जो मनफी मुलायत है, जो मजहब की नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है, वही तो सरमायादार की और जागीरदार की आपस में नक्सद करके वही तो उनको खुल खेलने के मौके फराहम करता है, वही तो उनके इक़्तिदार कज़ीनों तक जाके उनको सनदे इक़्तिदार देता है। लिहाजा हमें इसको भी देखने की जरूरत है। मेरा लार्जर नैरेटिव है। मैं कराची के हवाले से बात करते हुए सिर्फ इतना कह दूं, मैं समझता हूं कि इस वक्त वहां पे एक पॉलिटिकल स्पेस अगर बनी है और लोगों का अल्ताफ हुसैन की जात के साथ डीलिंक होने का एक मौका बना है, तो तशद्दुद को अलग करके उसको सॉर्ट आउट कीजिए, उसको सेग्रीगेट कीजिए, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर लोगों को चलने के मौका दीजिए। मैं आखिरी लम्हे मगर क्योंकि आपने एक बात कही है कायरा साहब, तो राजा साहब ये तो बात जो उन्होंने कही कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरमायादारी की को जो इस नेगेटिव या जो भी आप कहें, वहां पे ये भी तो जिया उल हक के साथ खड़े थे आप, और ये सारे वही निजाम है अभी तक। अच्छा, मेरा ख्याल ये दो लफ्जों में तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, आप इस पे प्रोग्राम जरूर रखें। यानी तमाम अरसा यही जागीरदार और वडेरे बरसरे इख्तिदार रहे और मुल्ला का नाम लेकर पनामा पेपर्स लीक्स में किस मौलवी का नाम है? कहां पे जब प्लाट लेने वालों की फहरिस्तें आई हैं किस मौलवी का नाम है? यहां पर जो करप्शन करने वाले हैं जमात इस्लामी के किसी आदमी का, मैं तो जमात इस्लामी का नुमाइंदा हूं, आप बिल्कुल एक चैलेंज करके आपसे प्रोग्राम रख रहा हूं, कायरा साहब को जरूर बुलाएंगे, ये पता चले ये मनफी मुल्लाहियत। अच्छा, आखिरी लम्हे है वसीम आफ्ताब साहब, लास्ट कमेंट, एजेंसीज ने बनाई थी आपके ख्याल में जो क्या कहा जाता है ये पार्टी जिससे आप अलग होके आए हैं और उनके इल्म में था ये सब कुछ होता रहा जैसे कह रहे हैं कायरा साहब? वसीम आफ्ताब साहब क्विकली आखिरी लम्हे है। देखिए, किसने बनाया बात सवाल ये इस वक्त अहमियत का हामिल नहीं है। बात सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की सालमियत पर एक आदमी ने दिन दिहाड़े हमला किया है। ठीक है, वो उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, आई हैव टू लीव इट देयर। मैं चाह रहा था मगर बात जो है सजाए होती है, मगर सवाल यह है कि हमें उन चीज़ों और उन अफरीतों के जन्म का भी अंदाज़ा होना चाहिए जिन्हें आज इनकी कमर हम तोड़ना चाहते हैं। सवाल हमने आपके सामने रखा, देखते हैं कि हम इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, मगर एक मुश्किल काम है। अल्लाह हमें कामयाब करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।